Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. Today we are here to discuss about first chapters of company account of class 12th. Yes, companies account का first chapter आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं. वैसे 12th क्लास का चैप्टर है, but this video is equally helpful for BCom third year students and as well as CA intermediate students. बिकॉज जो ये कंपनीज अकाउंट का चैप्टर है हम इसमें शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं. तो ये सीए इंटरमीडिएट में भी आता है और बीकॉम थर्ड ईयर में भी इसको पढ़ा जाता है. सो कौन कौन से टॉपिक्स जो है इस चैप्टर में क्लास 12th में हम पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी क्या होती है. सेकेंड इज डेफिनेशन ऑफ कंपनी. थर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स क्या हैं कंपनी के, वो पढ़ते हैं. देन काइंड्स ऑफ कंपनी, कितने तरह की कंपनी होती है. मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, मीनिंग ऑफ शेयर्स, डेफिनेशन ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितने तरह के शेयर्स कोई भी कंपनी इशू कर सकती है. डिफरेंस क्या है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में. देन कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इशू करती भी है तो किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है इशू करने का शेयर्स को. शेयर्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक से कैसे इशू करती है. देन क्या अकाउंटिंग एंट्रीज, क्या जर्नल एंट्रीज हम इसके अंडर करते हैं. देन मोड, सब्सक्रिप्शन एंड प्राइस ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स, कोलस्टोन शेयर्स, देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देन डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सो इतने सारे टॉपिक्स हम इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. बेसिकली मैं आपको बता दूं ये तो सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स है जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे. सेकेंडली कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो चैप्टर में कवर्ड हैं, वो आपको आगे पता चल जाएंगे. सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी क्या होती है. डेफिनेशन ऑफ कंपनी आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स क्या होता है कंपनी के, वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे. और एक और भी टॉपिक होते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. जब कोई कंपनी का हम मीनिंग समझ लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेंगे, उसके क्या फीचर्स क्या हैं, क्या अलग बात होती है कंपनी में, वो समझेंगे. फिर कितने तरह की कंपनी होती है और कंपनी को हम रजिस्टर कैसे करते हैं वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं कंपनी के मीनिंग से. Meaning of company. Generally, a company means a voluntary association of persons united for a common objective. सबसे पहले कंपनी को क्या कहा गया. वॉल्यूंट्री एसोसिएशन. वॉल्यूंट्री एसोसिएशन क्यों कहा गया. वॉल्यूंट्री मतलब जो अपनी इच्छा से हम काम करते हैं, और एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं वो एक साथ आके काम करते हैं, वो भी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए. यानी सबका जो मोटिव होता है एक ही होता है, एक मोटिव के हिसाब से काफी सारे पर्सन एक साथ आते हैं और काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी. एसोसिएशन हैज टू मच पर्सन सो इट इज नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप. और एसोसिएशन में कुछ ज्यादा ही पर्सन होते हैं, अनलिमिटेड पर्सन होते हैं, कह सकते हैं 50%, 40%, 30%, 200% ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी. कंपनी डिफर करती है कि उसमें कितने पर्सन है, यानी जिस कंपनी में ज्यादा पर्सन होते हैं उसे हम पार्टनरशिप तो नहीं कह सकते. पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन होते हैं, मतलब कुछ लिमिटेड पर्सन होते हैं. बट एसोसिएशन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा पर्सन होते हैं. एवरी मेंबर ऑफ एसोसिएशन हैज टू राइट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट विदाउट कंसल्ट टू अदर पर्सन. यहाँ पे कंपनी में क्या होता है कि अपना जो राइट होता है कि हमारे पास कितने परसेंट शेयर्स हैं कंपनी के, यानी हम कितना वैल्यू रखते हैं कंपनी में, तो अपना इंटरेस्ट किसी और को दे सकते हैं बिना कंसल्ट किए दूसरे लोगों से. जस्ट लाइक आप हो, आप क्या करते हो, 4-5 लोगों के साथ मिलकर कंपनी बनाते हो, और एक सपोज एक कंपनी बनाते हो, और आप क्या चाहते हो कि एक पर्सन जाना चाहता है कंपनी से, छोड़ के जाना चाहता है, तो अपना इंटरेस्ट किसी और को देके जाएगा, तो वो किसी और से कंसल्ट किए बिना भी अपने शेयर्स किसी और को देके जा सकता है. सो इसे कहते हैं कंपनी. बेसिकली कंपनी कुछ और नहीं होती, सिर्फ एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं, उसे कहते हैं कंपनी. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ कंपनी. इसको सेक्शन 220 के अंडर डिफाइन किया गया है. According to Section 220 of Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act as any previous company law. या तो एक कंपनी
कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर कराई जाएगी, या पिछली कोई कंपनीज एक्ट होगा, या जैसे कि आपने पढ़ा होगा 2013 से पहले कोई एक्ट था ही नहीं कि कंपनी का था, 1956 था कंपनीज एक्ट, 1956 लागू होता था, उससे भी पहले काफी एक्ट रह चुके हैं। तो मतलब या तो कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट होगी यानी रजिस्टर की जाएगी, या कोई प्रीवियस कंपनी के अंदर रजिस्टर की जाएगी, उसे ही कंपनी का नाम दिया जाएगा। किसके अंडर डिफाइन किया गया है इसको? सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ, किसी कानून के द्वारा बनाई जाती है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद की एक पहचान होती है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सेल। एक कंपनी जो होती है, सबसे पहली बात एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी अगर उसमें 8, 10, 15, 20 कितने भी मेंबर्स काम कर रहे होंगे, उसकी खुद की एक पहचान होती है। जस्ट लाइक आप कुछ मैगी लेने जाते हो, आप मैगी परचेस करते हो, अगर बाय मिस्टेक मैगी गलत निकल जाती है या खराब निकल जाती है तो आप क्या बोलते हो? कंपनी बहुत बेकार है, कंपनी वालों ने ऐसा किया। आप ये तो नहीं बोलते कंपनी के ओनर ने ऐसा किया। क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि कंपनी की खुद की एक पहचान है। कंपनी में जितने लोग काम कर रहे होंगे उससे कंपनी को नहीं पहचाना जाता, कंपनी की खुद की अलग पहचान होती है। आर्टिफिशियल पर्सन होता है वो, क्योंकि हम उसको रियल पर्सन तो कह नहीं सकते, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन है। ये किसके द्वारा बनाई जाती है? लॉ के द्वारा। क्या बताया गया था? कंपनीज एक्ट 2013। क्या ये कानून है? तो किसके द्वारा बनाई गई? लॉ के द्वारा। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद की एक इसकी पहचान होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप किसी कंपनी के ऊपर केस करते हो तो कंपनी के ऊपर केस करते हो, कभी भी आप किसी ओनर के ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी की खुद की एक एंटिटी होती है, पहचान होती है। विद द परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? सपोज एक कंपनी में 10 मेंबर्स काम करते हैं, हम 10 मेंबर्स हैं, सब मिलके काम करते हैं, तो क्या होता है कि एक मेंबर की डेथ हो जाती है तो क्या कंपनी वही बंद हो जाएगी? नहीं होगी, बाकी 9 पर्सन तो काम कर रहे हैं ना। तो परपेचुअल सक्सेशन वहां आता है वर्ड जहाँ पे एक पर्सन की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर कुछ हो जाए, लुट जाए, पर कंपनी चलती ही रहेगी एज इट इज। एंड अ कॉमन सील, एक कॉमन सील होती है, जब तक हमें इसे जब हम किस चीज को कानून के द्वारा बनाते हैं तो कानून के द्वारा ही बंद करेंगे, तो इसका कॉमन सील होती है खुद की। सो कंपनी की डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने? कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा बनाई जाती है, खुद की एक पहचान होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन होता है कि अगर कोई पर्सन आए जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ फर्क नहीं, हम चलते ही रहेंगे, हम अपना वर्क करते ही रहेंगे, और खुद की कॉमन सील होती है, उसे कहते हैं हम कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। हमने मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा। मीनिंग क्या देखा? एक एसोसिएशन होता है पर्सन का, काफी सारे ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करते हैं। सेकंड, कुछ जो कंपनी होती है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन से होती है, कॉमन सील होती है उसकी, तो उसे कहते हैं कंपनी। थर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके डेफिनेशन से निकले हैं, एक बार देखते हैं फिर से। हमने देखा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हम आर्टिफिशियल पर्सन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन इसको कहा गया है, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा बनाई जाती है, तो ये इसका फीचर हुआ। सेपरेट लीगल एंटिटी, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद की एक पहचान है, तो हम कह सकते हैं अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन, हम परपेचुअल सक्सेशन वर्ड ला सकते हैं फीचर में। और अ कॉमन सील, खुद की कॉमन सील होती है। सो अलग अलग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन यानी हम किसी चीज को फॉर्म करते हैं, रजिस्टर करते हैं, बनाते हैं, उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटिंग थ्रू द पर्सन ऑफ लॉ, आई कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। या तो कोई भी एक कंपनी या ग्रुप ऑफ पर्सन कंपनी तब कहलाई जाएगी जब वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर की हुई होगी, या कोई प्रीवियस कंपनीज एक्ट, यानी प्रीवियस कंपनीज एक्ट कौन से है? प्रीवियस कंपनीज एक्ट है कंपनीज एक्ट 1956, या उससे पहले जो भी लागू होते होंगे, वो उसके अंडर जो भी कंपनी रजिस्टर की हुई होगी उसे हम कंपनी का नाम देंगे। सो उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी। Company is an artificial person having separate legal entity from its shareholder. Shareholders कौन होते हैं?
जस्ट लाइक 3 पर्सन है, ए बी सी या डी ई, 5 पर्सन एक साथ, ये एक साथ मिलके एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको एक नाम दे दिया गया ABCD कंपनी लिमिटेड। सो यहाँ पे एक पर्सन कुछ अपने शेयर्स लेके आते हैं या अपनी कैपिटल कह सकते हैं, अपनी कैपिटल लेके आता है, बी पर्सन अपनी कैपिटल लेके आता है, सी अपनी लेके आता है, डी अपनी, ई अपनी। तो ये जो अपनी कैपिटल लेके आए तो इसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। यानी अगर ये बहुत सारी 5 लाख लेके आया और ये 1 लाख लेके आया तो इसका शेयर्स क्या हुआ, सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर। तो ये क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने शेयर होल्डर से उसकी खुद की पहचान होती है, शेयर होल्डर से वो पहचानी नहीं जाती। लाइक हम ये नहीं कहेंगे ये ए की कंपनी है, ये बी की कंपनी है, ये कंपनी है जो जिसका नाम है ABCDE लिमिटेड। सो कंपनी से, वो लोगों से कंपनी नहीं पहचानी जाती, कंपनी की खुद की एक पहचान होती है। आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कानून की नजर में खुद का एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी होती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, यानी अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें सेल परचेज जैसी एक्टिविटीज होती हैं तो उसके लिए हमें दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट तो करना होता है ना। सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करती है, बिजनेस को कंडक्ट करती है। sue and sued for its own debts and actions, यानी अगर कुछ हम किसी को पेमेंट उधार देते हैं तो अपने पेमेंट वापस लेने के लिए उस पर क्या बोलते हैं, कर्जा वापस लेने के लिए, यानी अपने पेमेंट वापस लेने के लिए उस पर केस कर भी सकती है, या दूसरे पर्सन इस कंपनी पे भी केस कर सकते हैं। स्यू हो भी सकती है, स्यू कर भी सकती है, स्यूड हो भी सकती है। सो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कि मैंने मैगी का एग्जांपल दिया था, आप अगर किसी कंपनी के ऊपर या मैगी के ऊपर केस करते हो तो आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो, आप उसके मेंबर्स के ऊपर केस नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट इज परपेचुअल एक्सिस्टेंस। परपेचुअल एक्सिस्टेंस वहाँ यूज होता है वर्ड जहाँ पे कुछ वर्क कंटिन्यूसली हो रहा हो, चाहे वो वर्क यानी कोई मेंबर आए कोई मेंबर जाए, किसी मेंबर्स की डेथ हो जाए, किसी मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी चलती ही रहेगी। A company has a perpetual existence, i.e. succession means it does not affect by any death, lunacy, bankrupted of its member या एंड शेयर होल्डर्स, यानी कोई भी मेंबर है कंपनी का, कोई भी शेयर होल्डर है, उसकी डेथ हो जाए, ल्यूनेसी हो जाए, बैंक रप्टेड हो जाए, यानी उसका बैंक जब्त कर लिया जाए, कुछ भी हो जाए उस मेंबर्स के साथ, XYZ कुछ भी हो जाए, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी, अपना काम करती रहेगी। अ कंपनी एंड बाय अ वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर हम कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करते हैं तो जब तक उसे अनरजिस्टर्ड ना किया जाए उसका नाम एग्जिस्ट करता रहेगा, उसका नाम एग्जिस्ट करता रहेगा। तभी अगर उसको बंद करना है तो हमें लॉ के प्रोसेस के द्वारा ही उसको बंद कर सकते हैं, अदरवाइज उसका एग्जिस्ट रहेगा। फिफ्थ पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी। जो कंपनी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी से होती है, वो भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द शेयर सब्सक्राइब बाय देम, यानी जो लायबिलिटी होती है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। अगर लायबिलिटी है मेंबर्स की, क्यों उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्स में क्या बताया कि वो उतनी की लायबिलिटी रखेंगे जितने उन्होंने शेयर्स दिए हैं। सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, कंपनी है को, तो क्या X पर्सन, Y पर्सन, Z पर्सन, 3 पर्सन है इसमें, ये लाते हैं 2 लाख रुपए, 2000 रुपये जो भी आप कोई भी अमाउंट लिख लेते हैं, ये लाते हैं 3000, ये लाते हैं 4000। तो ये क्या कर लेते हैं, ये कहते हैं कि मैं जितनी अमाउंट लेके आ रहा हूँ कंपनी में मेरा उतनी लायबिलिटी होगी, अगर कोई नुकसान हो जाता है तो मैं 2000 के लिए ही लायबल होऊंगा। ये कहता है 3000 के लिए, ये कहता है 4000 के लिए। तो अगर रेशो में अगर हम देखें 2:3:4 हम इसको कह सकते हैं, इस रेशो में वो लायबिलिटी को, यानी कोई भी नुकसान या कोई लॉस या कोई लायबिलिटी होती है उन पे, तो इसी रेशो में वो डिवाइड होगी। तो इसे क्या कहते हैं, लिमिटेड शेयर्स। जितने का उन्होंने शेयर यानी जितने का उनके पास हिस्सा है कंपनी के अंदर, उसी के हिसाब से अपनी लायबिलिटी रखेंगे,
उसे कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द शेयर्स सब्सक्राइब बाय देम और अमाउंट गारंटीड टू बी पेड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जो अमाउंट है वो वाइंडिंग अप के दौरान दी जाती है, यानी प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं। तो लायबिलिटी यहाँ पे उतनी रहती है जितने उनके शेयर्स होंगे कंपनी के अंदर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और दूसरा होता है अगर वो गारंटी से लिमिटेड हो, अगर वो कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ अपनी गारंटी, वो ऐसा नहीं कि वो जितनी उनकी शेयर्स होगी उतनी की गारंटी देंगे, वो कितने भी अमाउंट की गारंटी दे सकते हैं। तो अगर वो अपने मन से यहाँ पे 2000 की जगह अगर मैं कह दे कि चलो मैं 2000 की जगह 8000 की गारंटी देता हूँ, तो उसकी 8000 की लायबिलिटी हो जाती है। सो जो भी हम डॉक्यूमेंट में शो करते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वो ही कंपनी की लायबिलिटी होती है। 6th पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एक पर्सन दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसफर कर सकता है अपने शेयर्स? नहीं कर सकता, सॉरी कर सकता है, प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकता, बस पब्लिक कंपनी में तो कर सकता है, प्राइवेट में नहीं कर सकता। शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज इजीली ट्रांसफर एक्सेप्ट प्राइवेट, यानी प्राइवेट कंपनी जो होती है प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा चलाई जाती है, ना कि पब्लिक होती है। सो उससे कहते हैं प्राइवेट कंपनी में शेयर जो है इजीली ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं। शेयर्स उसे कहते हैं जितने का वो हिस्सा लेता है कंपनी के अंदर। इन प्राइवेट कंपनी शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू ए। अब क्या प्राइवेट कंपनी शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते? उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताना होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अभी आप आगे पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं कंपनी के बारे में। 7th इज मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेज कौन करता है और कौन उस कंपनी का ओनर होता है? कंपनी कांट मैनेज बाय ऑल द मेंबर्स। कंपनी कभी भी सारे मेंबर्स के द्वारा मैनेज नहीं होती। क्यों नहीं मैनेज होती? लेट सपोज एक कंपनी में 10 मेंबर्स हैं, अब 10 के 10 का माइंड कहीं और चलेगा, कोई कुछ सोचेगा कंपनी के ग्रोथ के बारे में, कोई कुछ सोचेगा, तो क्या सबके डिसीजंस एक दूसरे से टकराएंगे? नहीं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, तो सभी के द्वारा नहीं चलाई जाती। बाय ऑल इट्स सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड ओनरशिप, यानी कुछ सिलेक्टिव मेंबर्स होते हैं जो इसको चलाते हैं, उसे कहते हैं ओनरशिप। दस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। मैनेजमेंट वो जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, ओनरशिप वो जो ओनर उसको चलाते भी हैं, यानी उसको गवर्न करते हैं, उसे कहते हैं ओनरशिप। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखे आपने? सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद की एक पहचान होती है, इसको मेंबर्स से पहचाना नहीं जाता। परपेचुअल एक्सिस्टेंस, कोई पर्सन आए जाए, डेथ हो जाए किसी पर्सन की, कुछ हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, तो कंपनी एज इट इज चलती रहेगी, उसे कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी अपने ट्रांसफर कर सकती है इजीली शेयर्स, जबकि प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें बताना होगा कि वो अपने जो शेयर्स है वो ट्रांसफर कर सकती है या नहीं कर सकती। लिमिटेड लायबिलिटी भी अलग अलग बेस पे देखी जाती है कि अगर मेंबर्स जितने उनके पास शेयर्स हैं उस हिसाब से भी लायबिलिटी रख सकते हैं, और वो अपनी गारंटी भी दे सकते हैं लायबिलिटी के लिए कि कितने की वो गारंटी देते हैं। ये सब बातें उन्हें अपनी मेमोरेंडम में बतानी होती है, वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आगे पढ़ेंगे। मतलब डॉक्यूमेंट में हर एक बात बताओगे तब जाके अपनी लायबिलिटी के बारे में कंफर्म होगा। आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद की एक पहचान है, वही आर्टिफिशियल पर्सन कानून की नज़र में जो कंपनी है कोई आर्टिफिशियल पर्सन है। लास्ट है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट होती है किसी भी लॉ के द्वारा, जस्ट लाइक कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सो किसी भी कानून के द्वारा जो कंपनी बनाई जाती है, रजिस्टर की जाती है, उसे ही वर्ड नाम दिया जाता है कंपनी का, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ कंपनी। हमने ये देख लिया कंपनी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होती है जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन देख ली और फीचर्स देख लिए। अब हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कितने तरह की कंपनी होती है। वैसे तो अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, पर हम ये देखते हैं कि हमारे जो कोर्स में है वो क्या क्या है। हम जो अपने कोर्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ते हैं, अलग अलग बेस पे अलग अलग जो कंपनी है उसको डिफाइन किया गया है। अगर हम मेंबर्स के बेस पे देखें, लायबिलिटी कितनी होती है उस बेस पे देखें, साइज क्या हो सकता है कंपनी का, ओनरशिप कौन सी हो सकती है, यानी ओनर कौन होगा कंपनी का। सो देखते हैं मेंबर्स की बेस पर 3 तरह की कंपनी होती है। पब्लिक मेंबर, अनलिमिटेड मेंबर, कितने भी आ जाओ, मतलब बहुत सारे मेंबर्स एक साथ मिलके अगर कंपनी चला रहे हैं,
तो उसे कहते हैं पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कुछ ही मेंबर्स 10, 20, 100, 200, 200 तक मेंबर्स, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 200 मेंबर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं उसे कहते हैं प्राइवेट कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, नाम से पता चला है 1 पर्सन कंपनी, मतलब कुछ अलग अलग छोटे छोटे फीचर्स होते हैं कंपनी के जिसके अंडर हम उसको अलग अलग डिफाइन करते हैं, अलग अलग नाम से उसको बोलते हैं। अगर हम मेंबर्स के बेस पर देखें जैसे कि पब्लिक कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी, 1 पर्सन, हम इसमें सिर्फ पर्सनस को देखते हैं तो इसे कहते हैं मेंबर्स के बेस पर। अगर हम कंपनी की सिर्फ लायबिलिटी देख रहे हैं कि उसकी लायबिलिटी कितनी है तो हम उसके कहते हैं लायबिलिटी के बेस पर लिमिटेड बाय शेयर्स। जितने के जिस एक पर्सन के पास जितने के शेयर्स होंगे उतने की उसकी लायबिलिटी होगी। लाइक एक पर्सन है उसके पास 50,000 शेयर्स है तो उसके पास 50,000 तक ही लायबिलिटी होगी। गारंटी दी किसी पर्सन ने, मैंने पीछे आपको बताया था किसी पर्सन ने 1000 की गारंटी दे दी, ये रही। इस पर्सन ने क्या किया था, इसके पास शेयर्स तो 2000 के हैं पर इसने गारंटी क्या दी 8000 की, तो उसकी क्या लायबिलिटी 8000 की लायबिलिटी हो गई, गारंटी दिया क्योंकि उसने। थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में होता है कि कुछ बताना नहीं होता है, बस ये बताना होता है कि हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, अगर जितना भी लॉस होगा उसको हर एक मेंबर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ उनकी प्राइवेट एसेट्स भी जो है जब्त कर लिए जाएंगे लायबिलिटी पे करने के लिए, उसे कहते हैं अनलिमिटेड। मतलब कभी खत्म ही नहीं होगी उनकी लायबिलिटी, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। साइज के बेस पर अगर हम सिर्फ साइज देखें कंपनी का कि बड़ी है छोटी है तो उसके हिसाब से स्मॉल कंपनी और लार्ज कंपनी। ओनरशिप कौन है उसका ओनर, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, फॉरेन कंपनी। इन सब से बिसाइड काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं बट उनकी जरूरत नहीं होती पढ़ने की, जस्ट लाइक कोऑपरेटिव कंपनीज, सोसाइटीज़ की कंपनी होती है काफ़ी सारी, HUF होती है, तो ये सारी कंपनीज भी होती हैं बट उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 12th बेस स्टैंडर्ड के हिसाब से यही कंपनीज आपके जो है सिलेबस में है। सो एक एक को हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं साइज के बेस पर जो कंपनी है वो कितने तरह की होती है। साइज के बेस पर कंपनी 2 तरह की होती है। आपको सिर्फ डिटेल नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए स्मॉल कंपनी क्या होती है। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने इतना सारा बता रखा है, नोट्स इतने सारे प्रोवाइड किए हैं तो आप इन सारे को डीपली पढ़ो, बट आपको स्मॉल कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285 किसके अंडर डिफाइन किया गया है इसको, सेक्शन 285 जो कंपनीज एक्ट है उसके अंडर हर एक वर्ड को डिफाइन किया गया है। बट जो कंपनीज एक्ट है उसका जो सेक्शन 2 है उसमें हर एक 2 वर्ड की डेफिनेशन दी हुई है। सो स्मॉल कंपनी को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 के 85 क्लोज में। सो क्या डिफाइन किया गया है, नोट अ पब्लिक कंपनी। कभी भी स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत उनकी लायबिलिटी होती है, बहुत उनकी कैपिटल होती है। इतने सारे मेंबर्स को स्मॉल कंपनी तो नहीं कह सकते, तो कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल आप आगे पढ़ने वाले हैं पेड अप कैपिटल क्या होती है, बट जनरली आप यहाँ पे ये समझ लीजिए उनकी जो लाइफ टाइम कैपिटल होती है वो कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख ही हो सकती है। सॉरी मिनिमम आएगा यहाँ पे। मिनिमम पेड अप कैपिटल स्मॉल कंपनी की कितनी हो सकती है, 50 लाख, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5 करोड़। अब क्वेश्चन उठता है कि अब 5 करोड़ के बाद स्मॉल कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, बट उसे ट्रांसफर करना होगा अपने आप को लार्ज कंपनी में। किस में ट्रांसफर करना होगा, लार्ज कंपनी में। और एज प्रिस्क्राइब्ड एओए, यानी अगर मिनिमम तो 50 लाख है, मैक्सिमम कितनी है, 5 करोड़। और जैसा कि उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको पीछे बताया था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है कंपनी की, उसमें बताना होगा हमारे पेड अप कैपिटल यानी पूरे कंपनी की कैपिटल कितनी है। लास्ट ईयर टर्नओवर यानी पिछले साल का प्रॉफिट कितना हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है। लास्ट ईयर टर्नओवर यानी जो भी मिनिमम हो सकता है वो तो 2 करोड़, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 करोड़। 20 करोड़ से ज़्यादा अगर कंपनी कमा रही है साल में, सो उसको या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताना होगा या उसको ट्रांसफर करना होगा लार्ज कंपनी में। कुछ प्रोविजंस लगाए जाते हैं स्मॉल कंपनीज पे। क्या होते हैं वो प्रोविजंस, वो कभी भी होल्डिंग कंपनी नहीं होती, यानी होल्डिंग कंपनी कोई भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाती। स्मॉल कंपनी
कौन कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाती? होल्डिंग कंपनी, जो दूसरों को अपने अंडर वर्क करवाती है, दूसरी कंपनी जिस कंपनी के अंडर काम करती है वो होल्डिंग कंपनी स्मॉल नहीं हो सकती। ना ही सब्सिडरी कंपनी। अ कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 8 कॉर्पोरेट बॉडी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। मतलब इस तरह की कंपनी जो होती है कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाती। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी आगे देखने वाले हैं, सो मैं आपको इस बारे में नहीं बता रही हूँ। कंपनी रजिस्टर सेक्शन 8 के अंडर जो कंपनी रजिस्टर की गई है वो भी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाती। कॉर्पोरेट बॉडी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट पता है किसे कहते हैं? जो अलग से एक्ट के द्वारा, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कोई बैंकिंग एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, कोई अलग अलग एक्ट होते हैं काफी सारे। सो अलग एक्ट के अंडर गवर्न की गई है, उसे स्मॉल कंपनी नहीं कहेंगे क्योंकि वो किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर है। सो स्मॉल कंपनी के बारे में आप यही याद रखेंगे, सिर्फ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, पूरा नहीं याद रखना है, कि उसकी कैपिटल जो होती है मिनिमम 50 लाख, मैक्सिमम 5 करोड़। प्रॉफिट कितना हो सकता है? मिनिमम 2 करोड़, 50, 20 करोड़, बस इतना याद रखना है। और थोड़ा सा और ज्यादा याद रख सकते हैं तो इसको सेक्शन 285 के अंडर डिफाइन किया है। सेकेंड कंपनी जो है लार्ज कंपनी। लार्ज कंपनी वो जो स्मॉल कंपनी नहीं होती, जो मैंने ऊपर बताया उसका उल्टा, यानी जो मैंने आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल, इसमें ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड कैपिटल इसकी होती है, और जो भी प्रॉफिट है वो भी अनलिमिटेड हो सकता है इसका, और इसको 285 के अंडर डिफाइन नहीं किया गया है। वैसे इसको कंपनीज एक्ट के अंडर ही डिफाइन किया गया है लार्ज कंपनी को, बट लार्ज कंपनी वो होती है जो स्मॉल कंपनी नहीं होती। सेकेंड इज कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पर कंपनी कितने तरह की होती है? 4 तरह की होती है। गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट अपने चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है जिस कंपनी को, उसे कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट, 245 के अंडर इसको डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट कंपनी को। क्या डिफाइन किया गया है? जिसकी एन कंपनी इज नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, यानी जिसके 51% से ज्यादा शेयर्स किसके हाथ में होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, या पार्टली थोड़े से स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, उसे क्या कहेंगे हम? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जो खुद गवर्नमेंट चला रही होगी वो तो गवर्नमेंट कंपनी होगी, बाकी जो भी कंपनी है उसके 51% शेयर्स कोई भी गवर्नमेंट के हाथ में है, उसे भी हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। वैसे तो ये कोई प्राइवेट कंपनी है, बट इसके 51% से ज्यादा शेयर्स किसके हाथ में? गवर्नमेंट के पास है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एक गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट चलाती है, और जो कंपनी के शेयर्स 51% से ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप एक अलग कंपनी है, आपके पास क्या है? मेरे कंपनी के 51% शेयर्स है तो वो मेरी कंपनी, बट आपके पास क्या है? मेरे 51% शेयर्स हैं मेरे कंपनी के, तो मेरी कंपनी मेरी ना कहला के आपकी कंपनी कहलाएगी, क्योंकि आपके पास क्या है? मेरे 51% शेयर्स हैं। सेकेंड इज होल्डिंग कंपनी। जो ऊपर हमने देखा, जब 51% ऑफ शेयर्स किसी और के हाथ में है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को चला रही है क्योंकि उसके पास उस कंपनी के 51% शेयर्स हैं, तो उसे क्या कहेंगे? होल्डिंग कंपनी। किसके अंडर डिफाइन किया गया है? 246 के अंडर डिफाइन किया गया है। अ कंपनी विच होल्ड 51% ऑफ होल्डिंग ऑन अनदर कंपनी। एक कंपनी के पास 51% ऑफ शेयर्स हैं किसी और कंपनी के, उसे कहेंगे होल्डिंग कंपनी। वो किसी और को होल्ड करके रखी हुई है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन और 2 और मोर कंपनीज, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, उसे कहते हैं होल्डिंग कंपनी। जस्ट सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड कंपनी है, और इसके अंडर काफी सारी कंपनीज हैं, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड। एक कंपनी है, उसके पास कितने उसके अंडर कितनी सारी कंपनी है? बी है, सी है, डी है। ये है तो 4 अलग कंपनी, बट इन तीनों के 51% से ज्यादा शेयर्स किसके हाथ में है? ए लिमिटेड के हाथ में है, तो ये क्या हुई? होल्डिंग कंपनी। और ये तीनों बाकी कंपनीज क्या हुई? सब्सिडी कंपनी, क्योंकि ये इसके अंडर है तो ये सब्सिडी कंपनी कहलाई,
और जो किसी और को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, उसे कहता है होल्डिंग कंपनी। होल्ड करना तो पकड़ना होता है ना, तो इसलिए कह सकते हैं होल्डिंग कंपनी, जो दूसरों को अपने अंडर वर्क करवाती है। सब्सिडी कंपनी अभी आपने पीछे देखा, जो किसी और के अंडर वर्क करती है। किसके अंडर डिफाइन किया गया है? 287 कंपनीज एक्ट के 287। आपको ऐसा नहीं है कि हर एक सेक्शन को याद रखना है कि किस कंपनी को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, बट आगे चल के अगर आपको सीए करना है, कोई अच्छा कोर्स करना है, तो ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो नहीं आएंगी ट्वेल्थ में तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क आता है, थियोरटिकल पोर्शन बहुत कम आता है, बट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। थोड़े थोड़े याद रखिए कि सब्सिडी क्या होता है। सब्सिडी अगर आपको बाद में जाके पूछ लेंगे सब्सिडी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सब्सिडी वो जो किसी और कंपनी के अंडर वर्क करती है, यानी जिसके 51% ऑफ शेयर्स किसी और के हाथ में होते हैं, उसे कहते हैं सब्सिडी कंपनी। फॉरेन कंपनी नाम से पता चल रहा है कोई बाहर की कंपनी होगी, बट बाहर की कंपनी है, उसका एग्जिस्टेंस इंडिया के अंडर भी होता है, उसे कहते हैं फॉरेन कंपनी। हमारे हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242, इसको किसके अंडर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 242 के अंडर डिफाइन किया गया है। क्या? अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड विच कैरी अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यानी है तो कोई बाहर की कंपनी, यानी यूएस हो सकती है, यूके हो सकती है, चाइना हो सकती है, पाकिस्तान हो सकती है, कोई बाहर की कंपनी है, बट उसका एक एग्जिस्टेंस है इंडिया के अंदर, उसे कहेंगे फॉरेन कंपनी। सो ओनरशिप की बेस पर गवर्नमेंट कंपनी, सिर्फ जो आपको याद रखना है वो पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट चलाती है, जिसके पास किसी और कंपनी के 51% शेयर्स होते हैं और वो गवर्नमेंट की कंपनी कहलाती है। होल्डिंग कंपनी कौन होता है? जिसके पास किसी कंपनी के 51% शेयर्स होते हैं, तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, क्योंकि वो दूसरे को होल्ड करके रखी हुई है। सब्सिडी कंपनी जिसके किसी और के पास होते हैं। फॉरेन कंपनी कौन होती है? जो बाहर की कंपनी होती है, जिसका एग्जिस्टेंस इंडिया में भी होता है, उसे कहते हैं फॉरेन कंपनी। सो छोटी छोटी बातें याद रखनी है, पूरा डिटेल नहीं जाना है आपको। थर्ड बेस पर हम बात करेंगे मेंबर्स के बेस पे कितनी जो कंपनी होती है, मेंबर्स के बेस पर कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है कंपनी। 1 पर्सन कंपनी जहाँ पे एक ही मेंबर होगा, प्राइवेट थोड़े से ज़्यादा मेंबर, और पब्लिक अनलिमिटेड मेंबर्स। सो स्टार्ट करते हैं 1 पर्सन कंपनी से। अकॉर्डिंग टू 262 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, किसके अंडर डिफाइन किया गया है इसको? 262 के अंडर। किसके? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। 1 पर्सन कंपनी कौन हो सकती है? ये आपके एग्जाम में आ सकता है, 12th में भी। क्या आ सकता है कि 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ 1 मेंबर होता है। कौन हो सकता है? नेचुरल पर्सन। ये आपको अच्छे से याद रखना है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नेचुरल पर्सन ही 1 पर्सन कंपनी चला सकते हैं, यानी इंडियन सिटीजन। ये पॉइंट पूरा ही याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है बहुत। एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कोई भी बाहर का कंपनी, बाहर का पर्सन यहाँ पे आके अपनी 1 पर्सन कंपनी नहीं खोल सकता। और कांट फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। 1 पर्सन कंपनी चैरिटेबल पर्पज से तो ये बन नहीं सकती, मतलब चैरिटेबल पर्पज रख लें हम, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मोटिव जो हो सकता है वो प्रॉफिट मोटिव ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम की बात नहीं की गई है, मैक्सिमम की गई है। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है? 50 लाख। अगर 50 लाख से ज़्यादा आप करते हो अपनी पेड अप कैपिटल, तो किस में कन्वर्ट करना होगा अपने आप को? प्राइवेट या फिर पब्लिक में। मैक्सिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर, यानी 3 साल का प्रॉफिट मिला के 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो 1 पर्सन कंपनी के बारे में आपने क्या क्या देखा? सिर्फ 1 पर्सन बना सकती है कंपनी। कौन हो सकता है 1 पर्सन? नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन। थर्ड इज चैरिटेबल पर्पज से स्टार्ट नहीं की जा सकती। ऐसा हम कहें कि हमारा जो मोटिव है इस कंपनी को बनाने का वो चैरिटेबल पर्पज है, ऐसा नहीं है। बहुत छोटी कंपनी है, इसे प्रॉफिट मोटिव के लिए रखा जाता है। फोर्थ इज पेड अप कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख हो सकती है और 3 साल का प्रॉफिट मिलाकर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसे कहते हैं 1 पर्सन कंपनी। आई होप आपको गाइज अच्छे से समझ आ रहा होगा। कुछ भी कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको कोई और सा टॉपिक चाहिए जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सेकेंड आती है प्राइवेट कंपनी। एज पर सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट,
अब 268 में इसको डिफाइन किया गया है, किसको, प्राइवेट कंपनी को। अब इसके मेंबर्स के बारे में बताया गया है। ऊपर 1% कंपनी में क्या देखा था, सिर्फ एक ही मेंबर। अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट होते हैं। मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम 200, यानी 200 से ज़्यादा अगर हम अपनी कंपनी के अंदर मेंबर्स लेके आते हैं तो उसे ट्रांसफर करना होगा पब्लिक कंपनी में। मिनिमम डायरेक्टर्स 2, मैक्सिमम 15। छोटी छोटी बातें हैं, मिनिमम मेंबर्स के बारे में बता दिया कि मेंबर्स कितने हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। डायरेक्टर्स के बारे में बता दिया कि मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी में पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है, मिनिमम तो 1 लाख, 1 लाख से कम नहीं रख सकते। 1 लाख से कम रखोगे तो 1% कंपनी चला लो, अगर 1 लाख रखनी है तभी प्राइवेट कंपनी चला सकते हैं। मैक्सिमम एज प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर से तीसरी बार वर्ड आया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी रजिस्टर करती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल डिस्कस में कि क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। शेयर्स आर नॉट इजीली ट्रांसफर, प्राइवेट कंपनी के अंदर पीछे भी पढ़ा था फीचर में कि शेयर्स जो है इजीली ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। और लास्ट वर्ड क्या होगा कंपनी के नाम का, प्राइवेट लिमिटेड। लाइक एग्जांपल स्मार्ट क्लाउड इन्फो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यानी कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी के अंडर रजिस्टर है ना तो उसको अपने नाम के आगे क्या लगाना होगा, प्राइवेट लिमिटेड। आई होप आपको क्लियर क्रिस्टल समझ आया होगा प्राइवेट कंपनी के बारे में। मेंबर्स के बारे में बताया है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। डायरेक्टर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। कैपिटल मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम, जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट में बताया होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। लास्ट वर्ड क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड। शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, जैसे कि एग्जांपल हो गए स्मार्ट क्लाउड इन्फो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट जो टाइप आता है कंपनी का वो है पब्लिक कंपनी। 3 कंपनी थी आपने देखा था, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। थर्ड क्या आता है, पब्लिक कंपनी। अगर गाइज आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसका एक लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थर्ड आता है पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 271। इसका किस में डिफाइन किया गया है, 271 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या डिफाइन किया गया है, अ पब्लिक कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। सिंपल है, जो पब्लिक कंपनी वो होती है वो जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। अब एक एक चीज इसके बारे में भी वैसी बताई गई जैसे पीछे बताई थी। कैपिटल, मिनिमम कैपिटल कितनी हो सकती है, 5 लाख। मैक्सिमम जैसे कि हमने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया होगा, वही डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखी होती हैं। मेंबर्स कितने हैं, 7 मेंबर्स। अगर हम अपनी कंपनी के अंदर 6 मेंबर्स भी लाते हैं ना तो भी पब्लिक कंपनी नहीं चल सकती जब तक 7वां मेंबर्स आ ना जाए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मेंबर्स, नो लिमिट, कितने भी ले आओ मेंबर्स, चाहे 1000 ले आओ, 10,000 ले आओ, पब्लिक कंपनी चला लो आराम से। इट कैन रेज इट्स कैपिटल शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक से में शेयर्स इशू कर सकती है। शेयर्स के बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे कि शेयर्स कैसे इशू करती है कंपनी पब्लिक के अंदर। एंड विद द वर्ड लिमिटेड, यानी कंपनी के नाम का लास्ट वर्ड क्या होगा, लिमिटेड। कांट बी सब्सिडी कंपनी, कभी भी पब्लिक कंपनी सब्सिडी कंपनी नहीं हो सकती। सब्सिडी अभी आपने पढ़ा था, जब एक कंपनी बहुत सारी कंपनीज को होल्ड कर रही होती है, जो बहुत सारी कंपनीज होती है वो सब्सिडी कंपनी होती है, तो ये किसी और के अंडर नहीं वर्क कर सकती। कैन बी होल्डिंग कंपनी, दूसरों को अपने अंडर वर्क करवा सकती है। लाइक गवर्नमेंट कंपनी, वो भी एक पब्लिक कंपनी होती है और दूसरों को अपने अंडर वर्क करवाती है। तो ये सब हो गया पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के बारे में आपको क्या क्या बात याद रखनी है, आप इसके मेंबर्स याद रख सकते हैं। मिनिमम 7 है, मैक्सिमम नो लिमिट, कितने मेंबर्स आ सकते हैं। कैपिटल याद रख लीजिए, मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम जैसा हमने अपने डॉक्यूमेंट में बताया होगा। और कभी भी सब्सिडी कंपनी नहीं हो सकती और हो सकती है तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी। सो ये था पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट। फोर्थ, लायबिलिटी के बेस पर लास्ट जो है कंपनी को डिफाइन किया गया है किसके अंडर, लायबिलिटी के अंडर। लायबिलिटी के अंडर अगर हम लायबिलिटी देखते हैं कंपनी की तो 3 तरह की लायबिलिटी वो सॉरी कंपनी होती है। सबसे पहले लिमिटेड बाय शेयर्स, आल्सो कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। इसको लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं क्योंकि अगर हम कह रहे हैं लिमिटेड बाय शेयर्स तो नाम से पता चल रहा है लिमिटेड है, चाहे किसी के भी बेस पे लिमिटेड हो, पर लिमिटेड तो लिमिटेड ही है ना, तो इसे कह सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी।
एज पर सेक्शन 222 ऑफ कंपनीज एक्ट किसके अंडर डिफाइन किया गया? सेक्शन 222 के अंडर। अ कंपनी whose liability of its member limited to the amount unpaid shares held by them, यानी जितने शेयर्स उनके लिए उन्होंने पैसा पे नहीं किया होगा उतने ही उनकी लाइबिलिटी होगी। अभी आप आगे शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं, किस किस को इशू कर सकते हैं। तो शेयर्स इशू करने के बाद जो पर्सन जितने के लिए शेयर्स परचेस करता है उसमें से जो अमाउंट वो बाकी वापस नहीं करता उसे कहते हैं जो अनलिमिटेड अनपेड शेयर्स। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसीलिए आप। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज टोटल शेयर्स 10,000 के शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। पे शेयर्स 10,000, उन्होंने 7,000 रुपये तो पे कर दिए कंपनी को और 3,000 पे नहीं किए, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? सिर्फ 3,000। ऐसा नहीं है सिर्फ पूरे 10,000 होगी। उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? 3,000, क्योंकि उन्होंने 3,000 पे नहीं किए हैं। तो उसके अनपेड शेयर्स के हिसाब से अनलिमिटेड लाइबिलिटी कितनी होगी? 3,000। सेकेंड आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एज पर सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट, 271 के अंडर डिफाइन किया गया है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को। अ कंपनी whose liability is limited of its member up to the shares of assets held by them at the time of winding up. वाइंडिंग अप, अगर जैसे कंपनी बंद हो रही है तो तब देखा जाता है कि किस किस पर्सन के द्वारा कौन कौन से एसेट्स कंपनी के अंदर लाए गए थे, उसी के हिसाब से उसकी लाइबिलिटी होगी। यानी जितने एसेट्स में जो भी कंपनी के एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी एसेट होते हैं जो कि फर्नीचर होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग होते हैं, जो भी होते हैं उसी हिसाब से उसकी लाइबिलिटी होगी। उसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। थर्ड पॉइंट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एज पर सेक्शन 292 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अनलिमिटेड लाइबिलिटी को किसके अंडर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 292 के अंडर। क्या? अ कंपनी whose liability of its member अनलिमिटेड, जिसकी अनलिमिटेड होगी मेंबर्स की लाइबिलिटी की कितनी ही लाइबिलिटी हो सकती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इफ डेब्टर मोर देन देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज आल्सो यूज फॉर पेमेंट। अगर वाइंडिंग अप के दौरान लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उधार बहुत ज़्यादा ले रखा था, तो उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं, घर में जो इस्तेमाल हो रहे होंगे एसेट्स, वो भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। सो उसे कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी के बेस पर देखें तो कंपनी कितने तरह की होती है? जो शेयर से लिमिटेड होती है, यानी जितने के लिए उनके पास अनपेड शेयर्स होंगे उतने की उनकी लाइबिलिटी होगी। और सेकेंड इज गारंटी के बेस पर। गारंटी के बेस पर मीन्स जितने की उन्होंने गारंटी दी होगी, जितने की उनके एसेट्स होंगे कंपनी के अंदर। थर्ड इज अनलिमिटेड। फर्स्ट जो दो कंपनी है वो दोनों लिमिटेड कहलाती हैं और ये जो थर्ड वाली है वो अनलिमिटेड। सो आपने टाइप्स देख लिए कितने तरह के कंपनी होती है। अगर हम मेंबर्स के बेस पर देखें तो 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड वो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ऐसे हम अपने अलग अलग बेस पर जो कंपनी के टाइप्स पढ़े हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस वीडियो का हम जो पढ़ने वाले हैं वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सो हमने तो देख लिया कि कंपनी क्या होती है, कितने तरह की कंपनी होती है। अगर एक कंपनी को रजिस्टर करना है, नई नई खुली है और नई नई रीओपन हुई है, तो उसको कैसे कैसे स्टेज से गुजरना होगा तब जाके वो एक कंपनी बन जाएगी। सो देयर आर 4 स्टेजेस इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। 4 स्टेजेस होते हैं तब जाके एक कंपनी फॉर्म होती है। सबसे पहले क्या होगा? उसको प्रमोशन करना होगा। पहला स्टेप क्या होता है? प्रमोशन। First step to incorporate of company. In this step, a group of person can agree to start a company. सबसे पहला होता है इनकॉर्पोरेशन। जब जितने भी ग्रुप ऑफ पर्सन 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, जितने भी पर्सन हैं वो एग्री हो जाते हैं कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेंगे, तो उसे कहते हैं प्रमोशन। सबसे पहले एग्री होने भी तो सही है ना कि पर्सन एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेंगे। ऐसा तो नहीं कि पता ही नहीं कि अभी कोई पर्सन करेगा अभी या नहीं, तो इसलिए सबसे पहले एग्री होना ज़रूरी होता है और अपना कंपनी का नाम डिसाइड करना होता है। सो किसके अंडर आता है? प्रमोशन के अंडर। सेकेंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। अपना कंपनी का नाम तो डिसाइड कर लिया हमने, क्या हो सकता है। जैसे हमने सोचा ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हो। सो कंपनी मेंबर रजिस्टर्ड दिस डॉक्यूमेंट इन रजिस्ट्रेशन। अब
आपने अपने कंपनी का नाम सोच लिया, आप अपनी कंपनी का नाम क्या रखोगे? आपका नाम मायरा है तो आप रख सकते हो मायरा कंपनी। सो कुछ भी रख सकते हो, आपने कंपनी का नाम डिसाइड कर लिया। सो कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं आपको। सबसे पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें हर एक कैपिटल के बारे में लिखा जाता है, कितनी कैपिटल होती है कंपनी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मेंबर्स के बारे में लिखा जाता है। सो एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट बनाने होंगे आपको, इसके बारे में आगे डिटेल डिस्कस करूंगी क्या क्या लिखा होता है इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो ये दोनों डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं कंपनी को। फिर फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में बताना होता है कि पहला डायरेक्टर कौन है कंपनी का आपके। डिक्लेयर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद, यानी जितने भी कंपनीज एक्ट के अंडर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं वो हमने फॉलो किए हैं, तब हम जाके कंपनी बना रहे हैं। सो ये सब चीज़ें किसको क्या होती है, सबमिट करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। फिर से सुनिए, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, एमओए एओए, और पहले डायरेक्टर का नाम भी सोचना होता है, और हमें डिक्लेयर करना होता है कि हमने जो भी कंपनी बनाई है उसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। ये सारा सामान किसको सबमिट करना होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में। अब आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, देन क्या होगा, आपको एक अगर वहाँ से क्या बोलते हैं सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ सही है, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, और जो रूल्स और रेगुलेशन आपने अपनी कंपनी में लगाए हैं वो भी सही लगाए हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है कि आप अब अपनी कंपनी चला सकते हैं, कोई लीगल प्रोसेस नहीं होगा। देन लास्ट और मेन जो कह सकते हैं प्रोसेस है, 4 स्टेप होते हैं। चौथा स्टेप क्या है, सॉरी थर्ड स्टेप क्या है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमिटमेंट। अब आपने ये देख लिया कि कंपनी का नाम क्या है, सारे मेंबर्स एग्री हो गए और कंपनी का नाम भी सोच लिया। कंपनी का नाम सोचने के बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और फर्स्ट डायरेक्टर जो भी है सबको इकट्ठा करके रजिस्टर ऑफिस में क्या किया आपने, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपके पास एक क्या होता है सर्टिफिकेट आया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसमें लिखा होता है कि आप अब अपनी कंपनी को आगे चला सकते हैं। फोर्थ स्टेप क्या हो गया कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब आप कैपिटल लेकर आओगे कि कहाँ से कैपिटल लाएं कि अब आप अपनी कंपनी अच्छे से चला पाएं, पैसे भी तो चाहिए ना चलाने के लिए। अ कंपनी कांट स्टार्ट इट्स बिजनेस अनटिल और अनलेस, अब कोई भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट तभी कर सकती है जब 2 कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी। कौन सी वो 2 कंडीशंस है, अ डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स दैट एवरी सब्सक्राइबर हैज पेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी को ये डिक्लेयर करना होगा कि जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के अंदर, उन्होंने जितने जितने पैसे के लिए बोला था कि एक 3 पर्सन है कंपनी के अंदर, ABC, इसने कहा था मैं 50,000 लाऊंगा, 50K लाऊंगा, इसने कहा था 30K लाऊंगा, इसने कहा था 20K लाऊंगा। तो ये तीनों इतनी अमाउंट ला के रख चुके हैं कंपनी के अंदर, तो ये डिक्लेयर करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इतनी अमाउंट इन्होंने बोली थी, बी ने अभी तक नहीं लाई, वो कह रहा है कि मैं बाद में ले आऊँगा जब मन करेगा, ऐसा नहीं है। एक डिक्लेरेशन देना होता है डायरेक्टर्स के द्वारा कि हर सब्सक्राइबर, हर जो पर्सन है उसने अपनी अमाउंट जो है कंपनी के अंदर पे कर दी है। सेकेंड इज अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस, कि अपने जो डॉक्यूमेंट है उसने रजिस्टर ऑफिस में, रजिस्टर ऑफिस यहाँ पे है कि अपना रजिस्टर ऑफिस कहाँ खोलेगी। लाइक हम बहुत बड़ी कंपनी खोल रहे हैं तो हम यूपी में भी अपना ब्रांच खोलेंगे, राजस्थान में भी खोलेंगे और दिल्ली में भी खोलेंगे, तो रजिस्टर ऑफिस कहाँ होगा हमारा, ये डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन हमें बतानी होती है। सो कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमिटमेंट में क्या होता है कि हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी अमाउंट पे कर दी है जितनी के लिए वो कह रहे थे अमाउंट पे करने के लिए। और दूसरा, रजिस्टर ऑफिस कहाँ होता है कंपनी का। लास्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोस्पेक्टस, अ डॉक्यूमेंट विच इज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू आर स्टेटेड, यानी जिसमें कंपनी के जो भी टर्म्स और कंडीशंस होते हैं जो मेंबर्स खुद डिसाइड करते हैं उसे कहता है प्रोस्पेक्टस। इसको किसके अंडर डिफाइन किया गया है, 270। सो आपने जो स्टेप्स देखे
कि अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहती है तो कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं। 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि वो एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देन अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या होगा, सबमिट करना होगा। और ये भी बताना होगा जो भी हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हमने सोचे हैं वो कंपनीज एक्ट के कंप्लाई करते हुए होने चाहिए, यानी कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए होने चाहिए। देन हमारे पास एक सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें लिखा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, अब जाके आप अपनी कंपनी चला सकते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट करना होता है। हमें 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं कि हर एक डायरेक्टर बताता है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उन्होंने अपनी वैल्यू पे कर दी है। और दूसरा, हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ होगा। देन लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोस्पेक्टस, जो भी हमारी कंपनी की खुद की टर्म्स और कंडीशंस हैं वो जिस डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं वो मेंटेन करना होगा, जिसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस। सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाला है कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स लाइक जब एक कंपनी बन जाती है, हमने रजिस्टर भी कर ली कंपनीज एक्ट के अंदर, तो अगर एक कंपनी रजिस्टर भी होगी, अच्छे से चलने भी लगी, तो उसके पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है। अगर वो शेयर्स के थ्रू मार्केट में शेयर्स इशू करके पैसा कमाना चाहती है यानी लेना चाहती है तो किस तरह से करती है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, जिससे आप आगे की नोटिफिकेशंस पा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल वीडियो।